Hello guys, welcome back to my channel. If you are participating in Smart India Hackathon 2024, then you are at the right place. Today we will be discussing about some essential tips and tricks to help you create a winning PPT that stands out and impresses the judges. So let's get started. So Smart India Hackathon 2024 आइडिया पीपीटी डिस्कशन. सो बेसिकली आज हम आइडिया पीपीटी पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप की पीपीटी बनानी चाहिए, किस टाइप का पीपीटी का फॉर्मेट होना चाहिए. मतलब वैसे तो एसआईएच खुद का फॉर्मेट हर बार ही देता है, बट पिछले साल तक कैसा था कि हम वो फॉर्मेट चेंज कर सकते थे. इस साल उन्होंने लिखा है इंस्ट्रक्शंस में कि हम फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते, तो इस बार उन्होंने उतने फॉर्मेट दिया है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं जिससे हमारा ग्रैंड फिनाले में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है. सो आज मैं आपको कुछ इस तरह के आइडियाज़ बताऊंगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा जिनसे हम ऐसी कुछ विनिंग पीपीटीज बना सकते हैं जो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगी. सो इसके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहले तो ये टाइटल पेज है हमारे पीपीटी का. तो ये तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इस पे एसएच का लोगो गया है और उन्होंने बोला है कि टेम्पलेट चेंज नहीं करना है. तो सबसे पहले ये रहेगा पेज. इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आईडी ये तो हमें उस पर ही मिलती है पोर्टल पर, जहाँ पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइटल, थीम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कैटेगरी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, फिर टीम आईडी, फिर टीम रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल पर जब रजिस्टर करते हैं तब हम जो टीम का नेम डालते हैं वो सेम नेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए. अगर टीम नेम चेंज हुआ तो वो नहीं जमेगा क्योंकि वो कुछ क्रेडेंशियल्स रहते हैं उनके जो सेम रहने चाहिए हर बार. सो ये हमारा टाइटल पेज है, सबसे पहला फ्रंट पेज एसआईएच का. देन सेकंड पेज ये टेम्पलेट दिया है एसआईएच ने, ये आइडिया टाइटल वाला. यहाँ पर योर टीम नेम लिखना है, तो टीम का जो लोगो आप बनाओगे वो वहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको. ये साइड में एसआईएच 2024 का लोगो रहेगा जो वहाँ पे लगा हुआ है. देन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फर्स्ट पेज जो आइडिया टाइटल का पेज है वहाँ पर इन्हें प्रपोज सॉल्यूशन चाहिए विच डिस्क्राइब्स योर आइडिया सॉल्यूशन एंड प्रोटोटाइप. तो उन्होंने फर्स्ट पेज पूरा प्रपोज सॉल्यूशन के लिए रखा है. तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ. ये हमारा प्लेन पेज है, बेसिक प्लेन पेज. यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स डाल सकते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब हमारा सॉल्यूशन हम अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने हमारे सॉल्यूशन में अचीव की है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. देन हम डाल सकते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम वी आर फोकसिंग ऑन. सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है. इसके बेसिस पर जजिंग ईजी हो जाती है. वो लोग मतलब जो जजेस रहते हैं वो हमारी पीपीटी को अच्छे से जज कर पाते हैं. ये कुछ चीज़ें रहती है जो बाकी पीपीटीज में नहीं रहती, और अगर हम डालेंगे सो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. प्रपोज सॉल्यूशन विच डिस्क्राइब्स योर आइडिया, तो प्रपोज सॉल्यूशन तो उन्होंने बोला है तो वो तो डालना ही पड़ेगा. सो प्रपोज सॉल्यूशन के साथ अगर हम आइडियाज और प्रॉब्लम वी आर मतलब ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम वी आर फोकसिंग ऑन अगर ये डालते हैं तो इसका इंप्रेशन कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से पड़ेगा. सो ऐसी कुछ चेंजेस है जो हम आइडिया टाइटल वाले फर्स्ट पेज में कर सकते हैं. देन जाते हैं सेकेंड पेज पर जो है हमारा टेक्निकल अप्रोच. सो टेक्निकल अप्रोच वाले इसमें हम डाल सकते हैं टेक्नोलॉजी स्टैक, स्टेक होल्डर्स हो गए. सो ये टेम्पलेट उन्होंने दिया है और इसे मैंने कुछ इस तरह से चेंज किया है जैसे कि अभी आप देखोगे. तो स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो हमारे सॉल्यूशन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं, वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. और अगर हम हमारे सॉल्यूशन में कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जैसे कि एपीआईज हो गए भी यूज़ कर रहे हैं, तो एपीआईज भी जो रिसोर्सेज से आते हैं वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स ही होते हैं. सो ये होता है स्टेक होल्डर्स. देन टेक्नोलॉजी स्टैक. सो टेक्नोलॉजी स्टैक में हम डाल सकते हैं मतलब जो टेक्निकल चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बेसिकली हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं सो वो वेबसाइट में हम मतलब बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली वेबसाइट बना रहे हैं तो वो डाल सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट. हम उसमें MySQL का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो हम MySQL डाल सकते हैं टेक्नोलॉजी स्टैक में. हम उसे मतलब हम बूटस्ट्रैप के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं, हम APIs यूज़ कर रहे हैं तो APIs भी हम टेक्नोलॉजी स्टैक में डाल सकते हैं. सो ये कुछ चीज़ें होती है जो हम टेक्नोलॉजी स्टैक में डाल सकते हैं. उसके बाद में आता है हमारा यूज़ केस और प्रोसेस फ्लो. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे सॉल्यूशन की. सो सबसे हमें तो एक मतलब ये डायग्रामेटिक चीज़ होती है.
ये देखकर जजेस को अच्छा लगता है, मतलब बेसिकली इस पर से हमारा पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए, तभी ये प्रोसेस फ्लो या यूज़ केस इफ़िशिएंट है। सो बेसिकली अगर आपको यूज़ केस अगर सीखना हो तो आप UML को रेफ़र कर सकते हैं। UML मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, वहाँ पर उस पर से आप यूज़ केस बनाना अच्छे से सीख जाएंगे। सो एक यूज़ केस डायग्राम होनी चाहिए हमारे सॉल्यूशन में, जो प्रॉपरली डिफाइन करे हमारे पूरे सॉल्यूशन को, हम उसमें यूज़ करने वाले मॉड्यूल्स को, हमारा USP क्या है, मतलब बेसिकली USP क्या होता है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, मतलब ऐसी कुछ यूनिक चीज़ जो हमारे सॉल्यूशन में है और वो मतलब वो बस हमारे ही सॉल्यूशन में है, और वो चीज़ की वजह से हमारा सॉल्यूशन कुछ ऐसा यूनिक बन रहा है कि वो सिलेक्ट होने लायक है। ये हमारा USP होता है। सो USP यूज़ केस में डायरेक्टली शोकेस हो जाता है। देन मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि मतलब कुछ एडिशनल इंटीग्रेटेड चीज़ें जो हमारे वेबसाइट में होती है, जैसे बेसिकली हम कोई भी अगर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पकड़ ले तो उसमें हम नोटिफिकेशन मॉड्यूल डाल सकते हैं, क्योंकि नोटिफाई होना तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ भी हो नोटिफिकेशन आनी चाहिए। सो नोटिफिकेशन मॉड्यूल एक मॉड्यूल बन सकता है जो एक एडिशनल चीज़ है जो हम बाकी चीज़ों के साथ अलग से कर रहे हैं। अलर्ट भेज सकते हैं या फिर हम मंथली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ये भी एक मॉड्यूल होता है। ये बेसिकली बस एक एग्जांपल्स है और आप ये डाल सकते हैं, क्योंकि ये एडिशनल चीज़ें होती है जो लोग जनरली इम्प्लीमेंट नहीं करते, और ये बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग नहीं कर पाते, पर अगर हमने कर ली तो हम सिलेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग्स दैट वी नीड टू लुक फॉर। देन फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। सो इसमें तो इन्होंने बस बेसिक ही दिया है। सो इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किए हैं। सो मैंने इसमें डाला है एग्जिस्टिंग सिस्टम। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे सॉल्यूशन में कि मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्यों है, और अगर कोई सिस्टम है जो प्री डिफाइन है, जो पहले अच्छे से चल रही है, सो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जिसके वजह से हमें नया सॉल्यूशन प्रपोज करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से ढूंढ ले, सो वो प्रॉब्लम के बेसिस पर हम हमारा सॉल्यूशन कंपेयर करके बता सकते कि वो कितना फीजिबल है। सो इस पर से डायरेक्ट अगर कंपेयर करें एग्जिस्टिंग सिस्टम और न्यू प्रपोज सॉल्यूशन जो हमने किया है, सो इस पर से डायरेक्ट फिजिबिलिटी पता चल जाती है हमारे सॉल्यूशन की। सो इसमें हम फिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए एकदम से ये कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम बता सकते हैं, उसमें हम बता सकते हैं कि करंट सिस्टम कैसी काम करती है, देन प्रॉब्लम क्या है जो करंट सिस्टम में अराइज हो रहा है जिसके वजह से हमें न्यू सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये बता सकते हैं। और इसके साथ साथ कंपैरिजन में हम ये भी बता सकते हैं कि जो न्यू प्रपोज सॉल्यूशन है उसके एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ प्रपोज सॉल्यूशन, उसमें हम एनालिसिस करके बता सकते हैं फिजिबिलिटी का, पोटेंशियल बता सकते हैं हमारे सॉल्यूशन का एग्जिस्टिंग सिस्टम से ज़्यादा अच्छा क्यों है, देन स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं कि जो पुराने चैलेंजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की है। सो इस तरह से कुछ हमारा सॉल्यूशन मतलब फिजिबिलिटी और वायबिलिटी के टेस्ट को क्लियर कर लेगा। देन इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स। सो ये बेसिक था। सो हमने कुछ चेंजेस किए हैं। सो उसमें था कि इम्पैक्ट्स बताने के लिए हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। अगर मॉड्यूल्स मतलब जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि नोटिफिकेशन मॉड्यूल, अलर्ट मॉड्यूल, रिपोर्ट जनरेशन, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये इसलिए मैंने डाले हैं क्योंकि ये हर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट हो ही जाता है। हर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में ये चीज़ें कोई भी नॉर्मली डाल सकता है, बट इसके अलग भी हम कुछ और मॉड्यूल्स, इंजिन्स बना सकते हैं जो सिर्फ हमारे ही सिस्टम में होंगे और जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इस पर से हमारे सॉल्यूशन का इम्पैक्ट दिखता है बेसिकली। सो हम पोटेंशियल बता सकते हैं कि हम कितने ऑडियंस को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे मार्केट का स्केल कितना है, साइज़ कितना है, या जो भी कुछ है। देन हम बेनिफिट्स बता सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बेनिफिट्स बताना, मतलब कि जैसे हमने पहले स्लाइड्स में भी एडवांटेजेस डाले थे, सो इधर भी आपकी इच्छा है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं बेनिफिट्स, नहीं तो हमने पहले स्लाइड्स पे एडवांटेजेस डाल दी है तो बेनिफिट्स में कवर हो ही जाता है। सो रिसर्च एंड रेफरेंसेस। तो इसमें हमने क्या डाला है कि पहले तो प्रोटोटाइप के स्क्रीनशॉट्स हमें रिसर्च और रेफरेंसेस बताने के पहले, मतलब ये लास्ट स्लाइड होती है बेसिकली, मतलब लास्ट स्लाइड ही है एसएच के टेम्पलेट में। सो हमें क्या करना चाहिए कि हम जा सकते हैं फिग्मा पर, और फिग्मा पर जाकर हम हमारे जो प्रोटोटाइप है उसके हम स्क्रीनशॉट्स, मतलब कि एक यूआई बना सकते हैं और वो यूआई का स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं कि किस टाइप का हमारा सॉल्यूशन दिखेगा।
अगर हम जजेस को पहले ही ये बता दें कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट किस तरह का रहेगा, किस तरह से दिखेगा, उन पर से उन्हें जज करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और अगर वो इस तरह से जज करेंगे सो उनके लिए सिलेक्शन करना बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ, इन्होंने इतना इतना काम किया है, इनका अप्रोच ऐसा है, ये इतने क्लियर है इनके माइंड में प्रॉब्लम, और ये सॉल्यूशन भी अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये टीम को सिलेक्ट करना चाहिए। ये हमने जो पीपीटी दिखाई अभी मैंने, सो इस पर से ये प्रूव होता है। सो प्रोटोटाइप के स्क्रीनशॉट डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक अलग इंप्रेशन डालते हैं, वो जजेस को बताते हैं कि हमारा अप्रोच कैसा है और किस तरह से चल रहा है। सो इसीलिए स्क्रीनशॉट्स डालना इंपॉर्टेंट है। सो आप बेसिकली फिग्मा पर जा सकते हैं और फिग्मा पर बहुत ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, उस पर से हम बहुत ईजीली यूआई बना सकते हैं, जैसा हमें चाहिए वैसा यूआई बना सकते हैं। सो प्रोटोटाइप स्क्रीनशॉट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ मिस करते हो सो आप बहुत सारे पॉइंट्स भी मिस कर सकते हो जजिंग में, इसलिए ये मिस करना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर आपका सॉल्यूशन रेडी है, अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, सो आप उसका क्या कर सकते हैं कि एक मतलब होस्ट कर सकते हैं और उसकी लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं जिससे उन्हें देखने में ईजी जाए कि अगर आपने कुछ काम वगैरह किया है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ डिटेल्स, कुछ फील्ड विजिट्स वगैरह आपने की हो तो आप उसकी भी ड्राइव पर डाल के लिंक यहाँ पर डाल सकते हो। सो ऐसा भी आप कुछ रेफ़र कर सकते हैं, बता सकते हैं उन्हें। और रिसर्च पेपर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि रिसर्च पेपर्स अगर आपने कुछ रेफ़र किए हो सो आप उनकी भी लिंक डाल सकते हैं कि आपने कहाँ से ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा, या फिर पहले कुछ ढूंढा हुआ है जिसको आपने अपग्रेड किया, ऐसा कुछ हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, देन फाइनल एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं वगैरह, और प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन समराइज करके आपको कंक्लूड करना चाहिए। कंक्लूजन इज़ इम्पॉर्टेंट, कंक्लूजन डालना ही चाहिए। देन कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो एसएच वालों ने दिए हैं पहले ही। सो उसमें कुछ है कि काइंडली कीप द मिनिमम स्लाइड नंबर ऑफ 6। तो स्लाइड्स जो होनी चाहिए वो मिनिमम नंबर है कि मैक्सिमम नंबर है कि 6 होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स 6 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा स्लाइड्स नहीं चलेगी। ओके, ट्राई अवॉइड पैराग्राफ एंड पोस्ट योर आइडिया इन पॉइंट्स, डायग्राम्स एंड इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, सो जैसे कि मैंने वो यूज़ केस और प्रोसेस फ्लो के बारे में बताया था कि डायग्रामेटिक व्यू होता है। सो वो डायग्रामेटिक व्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जजेस को जज करने में ईजी जाता है। जैसे इन्होंने भी यहाँ पर लिखा है कि पैराग्राफ्स लिखना अवॉइड कीजिए और पॉइंट्स में सॉल्यूशन बताइए। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सॉल्यूशन ऐसा पूरा पैराग्राफ में अच्छा नहीं लगता, और जजेस भी वो पूरे पढ़ते नहीं हैं। वो उसमें हम ये कर सकते हैं कि पॉइंट्स लिख सकते हैं, वो पॉइंट्स में कुछ हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे उनका ध्यान उस इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर पहले जाता है। उसके बाद में डायग्राम्स और ये यूज़ केस, प्रोसेस फ्लो सॉल्यूशन में पीपीटी में डालना मैंडेटरी है, एकदम मैंडेटरी है। अगर वो नहीं डालोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, वो डालना ही पड़ेगा, इतना इम्पोर्टेंट है। देन कीप योर एक्सप्लेनेशन प्रिसाइज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिसाइज होना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। आइडिया शुड बी यूनिक, सो आइडिया यूनिक होना चाहिए। हाँ, यू शुड नॉट प्रोवाइड पीपीटी टेम्पलेट। सो पीपीटीज किसी को भी सबमिट नहीं करनी है, आपको पीपीटी को एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ फॉर्मेट में और वही एसएच के पोर्टल पर सबमिट करना है। आप पीपीटी डॉक्स किसी को सबमिट नहीं करना है। ओके, क्योंकि पीपीटीज एडिट हो सकती है, सो पीपीटी सबमिट नहीं करना है। और अगर मतलब आपकी पीपीटीज बस आपके 6 मेंबर्स तक ही वैलिड होनी चाहिए। आप अपनी पीपीटीज किसी और टीम्स को अगर शेयर मत कीजिए। इफ़ उनको अगर सेम पीपीटीज मिलती है सो इट मे लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द टीम। सो कोई भी 2 टीम्स मिलकर अगर एक पीपीटी सबमिट करती है सो दैट इज़ नॉट अ वैलिड थिंग। ओके, एंड हाँ, इन्होंने ये बोला है। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो एसएच की तरफ से आए हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। And there you have it. By following these tips and tricks, you will be able to create a standout PPT for the Smart India Hackathon 2024.